students, how are you all? So as you all know that we were doing the first chapter of class 11th, nature and purpose of business. तो अभी तक हमने ये देखा था कि बिजनेस क्या होता है एंड बिजनेस को इकोनॉमिक एक्टिविटी क्यों कहते हैं एंड उसके ऑब्जेक्टिव्स देख रहे थे. सो सिंस वी ऑल नो दैट बिजनेस के 3 टाइप्स के मेन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, इकोनॉमिक, सोशल एंड ह्यूमन. तो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स हमने कर लिए थे. सोशल ऑब्जेक्टिव्स में हमने 2 टाइप के उसके पढ़ लिए थे. सोशल ऑब्जेक्टिव्स में हमने ये देखा था कि बिजनेस के ऐसे कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं जो वो सोसाइटी के लिए अब अंडरटेक करते हैं. सोसाइटी के लिए देखते हैं कि एक बिजनेसमैन को सोसाइटी के लिए क्या क्या करना चाहिए और वो भी अपने ऑब्जेक्टिव्स में उसको इंक्लूड करते हैं. तो सोशल ऑब्जेक्टिव्स में हमने पहला देखा था सप्लाई ऑफ डिजायर्ड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स. सोशल ऑब्जेक्टिव्स में फर्स्ट हमने देख लिया था सप्लाई ऑफ डिजायर्ड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स और ये लास्ट वीडियो में हमने एक्सप्लेन कर दिया है. सेकंड जो इसमें था वो आपका था अवॉइडेंस ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस. अवॉइडेंस ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस. तो इसमें हमने ये देखा था कि ब्लैक मार्केटिंग, एडल्ट्रेशन, इन टाइप की जो ट्रेड प्रैक्टिसेस है जो बिजनेसमैन करते हैं जिससे उन्हें ज्यादा प्रॉफिट होता है वो उन्हें नहीं करनी चाहिए, इन्हें अवॉइड करना चाहिए. ये सेकंड टाइप का आपका सोशल ऑब्जेक्टिव है. थर्ड जो आपका आता है वो होता है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन. एम्प्लॉयमेंट जनरेशन. अब ये पॉइंट कहता है कि एक बिजनेसमैन जो है उसका ये एक सोशल ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करे. एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का क्या मतलब होता है? सबसे पहले देखते हैं एम्प्लॉयमेंट क्या होती है. एम्प्लॉयमेंट क्या होती है? ये एक बिजनेस फर्म है एबीसी. ये बिजनेस फर्म है एबीसी. इसमें जैसे कि आपको पता है बिजनेस का नाम एबीसी है बट बिजनेस के अंदर कौन होंगे? ह्यूमन बीइंग्स ही काम करेंगे. ठीक है, जो कॉमर्स आपका बिजनेस है ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड है. ह्यूमन बीइंग्स इसके अंदर वर्क करेंगे. इसका जो ओनर होगा, जो बिजनेसमैन होगा या फिर आप उसको एंटरप्रेन्योर भी बोलते हो, ये भी एक ह्यूमन बीइंग है. ये अपने बिजनेस में काम करने के लिए लोगों को एम्प्लॉय करता है. एम्प्लॉय करता है लोगों को. जिन लोगों को ये एम्प्लॉय कर रहा है वो 2 टाइप से वर्क करते हैं. इसका मतलब है कि जो एम्प्लॉइज होते हैं, यहाँ पर हमारी 2 टाइप की इकोनॉमिक एक्टिविटीज का इंटर कनेक्शन हो रहा है. बिकॉज इकोनॉमिक एक्टिविटीज में आपका बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट होता है. एंड आपको एक वीडियो में बताया गया है कि ये जो तीनों आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज है वो एक साथ भी आपको मिल सकती हैं. जैसे कि यहाँ पर एक बिजनेसमैन है जो कि एक बिजनेस कर रहा है, लेकिन वो बिजनेस के कई सारे वर्क होते हैं. अभी आप डिटेल में देखोगे कई सारे डिपार्टमेंट होते हैं. अलग अलग काम के लिए वो क्या करते हैं, लोगों को एम्प्लॉय करेंगे एंड उन लोगों को वो सैलरी या वेज देंगे. तो यहाँ पर ये बिजनेसमैन एम्प्लॉयमेंट कर रहा है. एंड सिंस ये बिजनेसमैन एम्प्लॉयमेंट कर रहा है तो ये बिजनेसमैन आपका एम्प्लॉयर भी हो जाएगा. सिंस यहाँ पर आपकी एम्प्लॉयमेंट वाली इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है एंड एम्प्लॉयमेंट में आपका एक एम्प्लॉयर होता है और एक एम्प्लॉय होता है. तो यहाँ पर ये बिजनेसमैन तो है, उसके साथ साथ ये एम्प्लॉयर भी हो गया. क्यों? बिकॉज ही इज एम्प्लॉइंग सम पीपल. कुछ लोगों को ये एम्प्लॉय कर रहा है जो अपने इनके बिजनेस में इनकी हेल्प करेंगे, इनके लिए काम करेंगे. ये सुपीरियर हो जाएंगे, ये सबऑर्डिनेट हो जाएंगे और ये बिजनेसमैन इन सबऑर्डिनेट्स को, इन एम्प्लॉयज को वेज या सैलरी देगा. वेज कब देगा? जब वो फिजिकल वर्क करेंगे एंड सैलरी तब देगा जब वो मेंटल वर्क करेंगे. ये बिजनेसमैन कुछ लोगों को अपने ऑफिस का काम देखने के लिए एम्प्लॉय करेगा जो कि इनको मेंटल वर्क देंगे. एंड सिंस वो मेंटल फैसिलिटीज प्रोवाइड करेंगे, मेंटल वर्क करेंगे, तो ये बिजनेसमैन जो कि एम्प्लॉयर है इन एम्प्लॉयज को सैलरी देगा. कुछ लोगों को, कुछ एम्प्लॉयज को ये बिजनेसमैन एम्प्लॉय करेगा जो फिजिकल वर्क करेंगे, जनरली फैक्ट्री का काम करेंगे. फैक्ट्री में अगर काम करेंगे, फिजिकल वर्क करेंगे, मेहनत करेंगे, तो ये बिजनेसमैन इनको वेजेस देगा. और एक और चीज, वेजेस जो होते हैं वो जनरली डेली बेसिस पर दिया जाता है. मतलब आपको रोज का इसमें पेमेंट होती है, डेली बेसिस पर होती है. और सैलरी जो होती है वो जनरली मंथली होती है.
आपको पता होगा सैलरी जब भी मिलती होगी आपके पेरेंट्स को तो वो मंथली बेसिस पे सैलरी मिलती है, लेकिन एक वेज अर्नर जो होता है जो कि रोज मेहनत करके पैसे कमा रहे हैं, जैसे कि आपने देखा होगा फैक्ट्री में जो काम करते लोग तो उनको दिन का पैसा दे दिया जाता है, एक दिन में उन्होंने जितना काम करा उसके हिसाब से उनको दे दिया जाता है। उनका ये नहीं होता है कि वो 1 महीने फैक्ट्री में अपना फिजिकल वर्क करेंगे उसके बाद एंड में उनको पैसे मिलेंगे, ऐसा नहीं होता। वेजेस जनरली डेली बेसिस पर रोज का रोज वो काम करते हैं, रोज का कमाते हैं, कहते हैं ना रोज का कमाना रोज का खाना, तो ये वेज होता है। बट सैलरी क्या होती है, सैलरी आपको मंथली जब आप काम कर लोगे 1 मंथ के लिए उसके बाद आपको सैलरी दी जाती है। तो ये क्या है, एम्प्लॉयज 2 टाइप के होते हैं, एक फिजिकल वर्क करते हैं, एक मेंटल वर्क करते हैं। फिजिकल वर्क फैक्ट्री वाला होता है, मेंटल वर्क ऑफिस वर्क होता है। मेंटल वर्क जो प्रोवाइड करते हैं उन एम्प्लॉयज को एम्प्लॉयर या फिर सुपीरियर, यहाँ पर वो बिजनेसमैन है, वो सैलरी देगा और जो फिजिकल वर्क करेगा उनको वेजेस देगा। तो इससे क्या होता है, जब भी कोई बिजनेसमैन एक बिजनेस करता है तो उसे लोगों की जरूरत होती है। एंड यहाँ पर क्या हो रहा है, जब वो बिजनेस शुरू करेगा, किसी भी टाइप का बिजनेस शुरू करेगा, अगर टेबल मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस इन्होंने शुरू करा है तो इसके लिए इन्हें जरूरत होगी ह्यूमन बींग्स की। एंड यहाँ पर आपका ह्यूमन एलिमेंट आ जाता है बिजनेस में, ह्यूमन बींग्स की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये बिजनेसमैन अकेला तो सब काम करेगा नहीं। अगर उसको टेबल बनानी है तो एक टेबल बनाने के लिए बहुत सारा काम है, ठीक है, प्रोडक्शन उसकी करनी है, उसके अकाउंट्स का ध्यान रखना है, बिजनेस कितना प्रॉफिट कर रहा है वो चीजें देखनी है, तो मार्केटिंग करनी है, फिर उस टेबल को सेल करना है जाके, उसकी एडवर्टाइजमेंट करनी है। तो ये सब काम कौन करेगा, मशीनें तो नहीं करेंगी। मशीन है हमारे पास बट उन मशीनों को चलाएगा कौन, एक इंसान चलाएगा, एक ह्यूमन बींग चलाएगा। तो बिजनेसमैन को ह्यूमन बींग्स की जरूरत पड़ेगी। और सिंस ये बिजनेसमैन एक बिजनेस शुरू कर रहा है टेबल मैन्युफैक्चरिंग का, इससे वो क्रिएट कर रहा है एम्प्लॉयज की डिमांड, क्योंकि अब ये बिजनेसमैन लोगों को एम्प्लॉय करेगा अपने बिजनेस के अंदर। एंड सिंस अ बिजनेसमैन इज डूइंग अ बिजनेस विच इज नीडिंग द ह्यूमन बींग्स, जिस बिजनेस को लोगों की जरूरत है, उससे फिर वो बिजनेस लोगों के पास जॉब ऑफर्स देगा, लोग जो एलिजिबल होंगे वो उस जॉब को करेंगे। अब हमारी ये सोसाइटी में इन्होंने बिजनेसमैन ने बताया कि हमें इन लोगों की जरूरत है, जब वो जॉब का ऑफर देंगे फिर जो जिसके केपेबल होगा वो आके बिजनेस में आकर इंटरव्यू देकर उनको जॉब मिल जाएगी। तो यहाँ क्या हो रहा है, उन लोगों को यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है। तो यहाँ पर बिजनेसमैन जो है वो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का काम कर रहा है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहा है। तो एम्प्लॉयमेंट क्या होती है, एम्प्लॉयमेंट एक टाइप की इकोनॉमिक एक्टिविटी है जहाँ पर एक पर्सन एक सीनियर के अंदर एक सुपीरियर के अंडर में काम करता है और सैलरी या वेज अर्न करता है, ये एम्प्लॉयमेंट होता है। बिजनेस कैसे एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहा है, बिजनेस इसलिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहा है क्योंकि बिजनेसमैन जब कोई भी अपना काम करेगा, बिजनेसमैन क्या काम करता है, प्रोडक्शन का डिस्ट्रीब्यूशन का काम होता है मेन बिजनेस की जो आपकी डेफिनेशन है। तो जब भी बिजनेसमैन एक इंसान के दिमाग में बिजनेस स्टार्ट करने का आइडिया आएगा तो इनडायरेक्टली वहां पर एम्प्लॉयमेंट की जरूरत आ जाएगी, क्योंकि वो अकेले काम नहीं कर पाएगा। अगर आप बड़ी कंपनीज की बात करो तो अकेले काम नहीं हो पाता है। आपने सुना होगा आपके रिलेटिव्स होते हैं या आपके भाई बहन है, कोई किसी कंपनी में काम कर रहा है तो वो वहां के बिजनेस के ओनर नहीं है, वो बिजनेसमैन नहीं है, लेकिन वो उस कंपनी में काम कर रहे हैं एज एन एम्प्लॉय। तो यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही है, क्यों, बिकॉज एक पर्सन ने बिजनेस चालू करने का सोचा था। रतन टाटा जी हैं, उनका जो बिजनेस है, तो वहां पे जैसे टाटा मोटर्स अगर आप देख लो, ठीक है, तो टाटा मोटर्स में जो कार्स बन रही है, टाटा मोटर्स में जो कार्स बन रही है, ओनर तो रतन टाटा जी है, लेकिन उन्होंने कई सारे लोगों को एम्प्लॉय करा है। कुछ कार के प्रोडक्शन करेंगे फैक्ट्री में, कुछ उसका ऑफिस का काम देखेंगे, ठीक है। एंड वो लोग उस टाटा के ओनर नहीं है, टाटा का ओनर तो केवल एक है, रतन टाटा, जो कि बिजनेसमैन है, लेकिन उनके उस बिजनेस की वजह से लाखों करोड़ों लोगों को जॉब मिल रही है। तो जब ऐसा होता है तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही है। तो ये कहा गया है कि बिजनेस, ये भी एक सोशल ऑब्जेक्टिव हो गया। अगर बिजनेसमैन एक बिजनेस करना चाह रहा है तो उसका ये ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि उसे एम्प्लॉयमेंट जनरेट करनी है, उसको लोगों को जॉब देनी है। बिकॉज ऐसे क्या होगा, जब एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी तो हर एक इंसान, मैक्सिमम लोग के पास इनकम आएगी। कैसे इनकम आएगी, उस जो भी एम्प्लॉयज काम करेंगे उनको वेज या सैलरी मिलेगी, वो इनकम लेके वो अपने घर जाएंगे, अपनी फैमिली की नीड्स पूरी करेंगे, ठीक है। तो ये इनकम जनरेशन बोल सकते हो उसको, या एम्प्लॉयमेंट जनरेशन आप बोल सकते हो। होता क्या है, देखिए, जो हमारा यूएन है, उन्होंने क्या कहा है कि दुनिया भर में जितने भी देश हैं, जितने भी कंट्रीज हैं, उनको 3 टाइप की बताया गया है। जितने भी कंट्रीज हैं उनको 3 टाइप की बताया गया है। एक होती है आपकी अंडर डेवलप्ड, दूसरी आपकी होती है डेवलपिंग, एंड थर्ड टाइप की होती है डेवलप्ड कंट्री। अंडर डेवलप्ड कंट्रीज वो है जो बहुत गरीब कंट्रीज है, जैसे आपके अफ्रीका हो गई, ठीक है।
डेवलपिंग कंट्रीज वो है जो मिड पे है, जो अभी डेवलप हुई भी नहीं है और अंडर डेवलप्ड भी नहीं है, जैसे कि हमारी इंडिया। तो इंडिया क्या है, इंडिया आपकी डेवलपिंग कंट्री है। एंड थर्ड आपकी होती है डेवलप्ड कंट्रीज, जैसे यूएसए हो गया आपका, वो डेवलप्ड कंट्री है। तो 3 टाइप की कंट्रीज होती हैं एंड ये एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एक डेवलपिंग कंट्री के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, एक डेवलपिंग कंट्री जैसे इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री, इंडिया अंडर डेवलप नहीं है, इंडिया डेवलपिंग में आ चुकी है। डेवलपिंग कंट्री मतलब वो अभी डेवलप हो रही है, उसको हम ये नहीं बोल सकते कि वो डेवलप्ड नहीं है, अंडर डेवलप्ड है। इंडिया अंडर डेवलप नहीं है, डेवलपिंग कंट्री है, और वो डेवलप भी नहीं हुई अभी अच्छे से, डेवलपिंग कंट्री है। और डेवलपिंग कंट्री में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का काम होना चाहिए। देखो इंडिया में कंपेरेटिवली अगर आप डेवलप्ड कंट्रीज की बात करो, जैसे यूएसए हो गया और बड़े बड़े देश हो गए, तो वहां पे क्या है, वहां पे बिजनेसमैन बहुत होते हैं, वहां पे मेन कंपनीज, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं। एंड ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि वहां के लोग जनरली रिच होते हैं। वो डेवलप्ड कंट्री है, वो रिच कंट्री, क्योंकि वहां पे इतना बिजनेस होता है, उसमें इतने सारे लोग एम्प्लॉयज की तरह काम करते हैं, जिससे मैक्सिमम लोग वहां पे एम्प्लॉयड है। एंड इंडिया में क्या है, इंडिया में पहली बात तो देखिए आपकी गवर्नमेंट जो जॉब्स होती है वो हो गए, उसके अलावा बिजनेसमैन जो है वो कम है कंपैरेटिवली। अगर हम डेवलप्ड कंट्रीज से कंपेयर करें तो इंडिया में कम बिजनेस है, और उसकी वजह से क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट भी कम हो जाती है, जिससे ज्यादातर लोग इंडिया में अनएम्प्लॉयड घूम रहे हैं, जिनके पास कोई जॉब नहीं है। और अनएम्प्लॉयड का मतलब उनको कहीं से सैलरी इनकम कुछ नहीं मिल रहा है। तो जब एम्प्लॉयमेंट होगा तब उस पर्सन को इनकम मिलेगी, और उससे सोसाइटी में इनकम का फ्लो होगा। इनकम फ्लो क्या होता है, ये आपका इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट है, ये आपके इसमें बिजनेस का कॉन्सेप्ट नहीं है। बिजनेस का कॉन्सेप्ट केवल इतना कहता है कि एक बिजनेसमैन एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है, उसको उसका ये ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि वो अगर बिजनेस कर रहा है तो वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करे, वो लोगों को एम्प्लॉय करे अपने बिजनेस में। इससे क्या होगा, इससे कंट्री का इकोनॉमी का फायदा होगा। ठीक है, तो सिंपल सा ये है कि ये सोशल ऑब्जेक्टिव भी एक बिजनेसमैन का होना चाहिए कि अनएम्प्लॉयमेंट एक मेजर प्रॉब्लम होती है हर सोसाइटी में। ठीक है, बिजनेसमैन को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करनी चाहिए, और डेवलपिंग कंट्रीज की ये जो बेसिक प्रॉब्लम है अनएम्प्लॉयमेंट की, जो हमारे कंट्री में भी अभी है, वो चीज ओवरकम हो जाएगी जब बिजनेसमैन एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे। तो बिजनेसमैन का ये ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। इसके अलावा कहते हैं कि जब पीपल को एम्प्लॉय करते हैं बिजनेस में, तो क्या होता है, सोसाइटी में इनकम का फ्लो होता है, सोसाइटी में इनकम का फ्लो होता है। अब ये जो इनकम फ्लो है ना, वैसे आपको ये सब डिटेल में नहीं जानना है, बट इनकम फ्लो जनरली वो समझ नहीं पाते बच्चे कि इनकम फ्लो होता क्या है। देखो जैसे कि ये एक ऑफिस है किसी बिजनेस का, किसी कंपनी का, टाटा का ऑफिस है, चलो टाटा मोटर्स है, उनका ये ऑफिस है। यहाँ पे ऑफिस वर्क करने के लिए आते हैं 4 लोग, ABCD। ये कौन है, ये एम्प्लॉइज हैं, एम्प्लॉइज हैं जो कि इस कंपनी में, टाटा मोटर्स कंपनी के अंदर, जो एक टाटा मोटर्स रतन टाटा जी का बिजनेस है, उसके अंदर ये एम्प्लॉइज की तरह काम करते हैं। और ये ऑफिस का काम देख रहे हैं, तो इनको क्या होगा, जब 1 मंथ के बाद इनका काम हो जाएगा तो इन सबको सैलरी देंगे, इन सबको सैलरी मिलेगी। जब इन लोगों को सैलरी मिलेगी, अभी तक ये सब अनएम्प्लॉयड थे, अभी तक इनके पास कोई जॉब नहीं थी, तो ये कुछ नहीं करते थे, इनको अब सैलरी मिलेगी। अब जब इनको 1 मंथ के बाद सैलरी मिलेगी तो क्या होगा, ये उस सैलरी को स्पेंड करेंगे, पकड़ के तो नहीं रखेंगे, सैलरी मिले तो उसको स्पेंड करेंगे। इससे वो जाकर, फॉर एग्जाम्पल ए जो है, ए ने जाकर कर ली शॉपिंग, ठीक है, ए ने जाकर कर ली शॉपिंग, बी ने क्या करा, बी ने घर पर एक मेड हायर कर ली, घर के काम के लिए उन्होंने मेड हायर कर ली। ऐसे सी और डी ने भी अपनी सैलरी को स्पेंड करा। अब क्या होगा, जब ए शॉपिंग करने जाएगा तो ए शॉपिंग करने जाएगा तो कुछ ना कुछ गुड खरीदेगा। फॉर एग्जाम्पल ए ने खरीदी एक टी शर्ट खरीदी। जब वो टी शर्ट परचेज करेगा तो वो जो इनकम है, फॉर एग्जाम्पल 500 की 600 की टी शर्ट है, तो वो पे करेगा, पेमेंट करेगा। क्या होता है बिजनेस में, आप जब कुछ चीज खरीदते हो तो आप पेमेंट करते हो। ए ने टी शर्ट खरीदी, उसने अपनी सैलरी में से जो 500 था उसने वो पे कर दिया और टी शर्ट लेकर घर आ गया। वो जो 500 उस मॉल को या जहां से भी उन्होंने खरीदी होगी, उस मॉल को या शॉपकीपर को जिसको भी मिली होगी, जब उसके पास वो 500 आएगा तो किसी ना तरीके से वो 500 भी वो कहीं स्पेंड कर देगा। तो क्या हो रहा है, इनकम का फ्लो हो रहा है। बिजनेस से ए के पास इनकम आई, इनकम से उस शॉपकीपर के पास गई, शॉपकीपर से फिर और कहीं जाएगी इनकम। तो इकोनॉमी के अंदर, कंट्री के अंदर इनकम का फ्लो हो रहा है। इनकम सिंपल टर्म्स में मनी है। बी ने मेड को हायर कर लिया, जब बी ने मेड को हायर करा, अभी तक वो मेड अगर अनएम्प्लॉयड थी या केवल कुछ जगह काम करती थी, तो अब बी से भी उसको
वेज मिलेगा, बी से भी उसको मिलेगा, और बी से जब उसको मिलेगा फॉर एग्जाम्पल 1000 रुपीज, जब मेड को इतने पैसे मिलेंगे तो मेड भी उसको स्पेंड करेगी कहीं जाके, फॉर एग्जाम्पल वो अपने बच्चों की फीस पे करेगी जाके, तो उस स्कूल को वो इनकम मिलेगी, फिर वो स्कूल इस इनकम को यूज करेगा। तो ऐसे क्या है, एक जगह का इनकम का फ्लो शुरू होता है तो वो कंटिन्यूअसली चलता रहता है, दिस इज नोन एज इनकम फ्लो। तो जब बिजनेसमैन लोगों को एम्प्लॉय करेगा अपने ऑर्गेनाइजेशन में तो लोगों के पास इनकम आएगी, और इनकम क्या है वो फ्लो करेगी, ठीक है, इनकम फ्लो करेगी, जैसे कहते हैं पैसा हाथ का मैल होता है, ठीक है, इनकम फ्लो कर दी जाएगी, वो एक जगह से दूसरी जगह आप स्पेंड करते जाओगे, किसी को आपने अगर स्पेंड करी तो किसी को वो मिली है, अगर आप कुछ सामान परचेज करोगे तो आपने तो वो स्पेंड कर दिया, पर उस शॉपकीपर का वो गेन हो गया, उस शॉपकीपर को इनकम मिल गई, वो कहीं और स्पेंड करेगा जाके, फिर वो इनकम कोई और स्पेंड करेगा, तो ऐसे करते करते इनकम फ्लो होता रहता है। तो बस इतना, और इनकम फ्लो इज वेरी नेसेसरी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एन इकोनॉमी, एक इकोनॉमी के कंट्री की डेवलपमेंट के लिए इनकम फ्लो बहुत जरूरी होता है। तो ये क्या है, बिजनेसमैन का ये ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करे, जब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करेगा तो इनकम का फ्लो सोसाइटी में होगा, और ये क्या है, सोशल ऑब्जेक्टिव है एक बिजनेस का। अब इसके बाद आता है हमारा फोर्थ वाला, विच इज सेइंग सोशल सर्विस और कम्युनिटी सर्विस। दिस इज सेइंग सोशल सर्विस और कम्युनिटी सर्विस। नाउ हियर ये जो टर्म आ रहा है आपका सर्विस का, सबसे पहले हम सोशल कम्युनिटी हटाओ, सर्विस देखते हैं सर्विस क्या होता है। सर्विस का आपको बताया गया है इट इज इंटेंजिबल। इंटेंजिबल का मतलब जिसे हम ना ही टच कर सकते हैं ना ही देख सकते हैं, ठीक है, वी कैन टच इट, वी कैन सी इट, ना ही टच कर सकते हैं ना ही देख सकते, दिस इज एन इंटेंजिबल थिंग। मार्कर क्या है आपका, गुड है बिकॉज इट इज टेंजिबल, मार्कर क्या है, गुड है बिकॉज इट इज टेंजिबल। जिस चीज को आप नहीं देख सकते हो, छू नहीं सकते हो, वो क्या है, वो इंटेंजिबल है, ठीक है। आपको अपने जगह से, फॉर एग्जाम्पल आप अभी इलाहाबाद में हो, आपको दिल्ली जाना है, ठीक है, आप एयरप्लेन से गए, तो जिस एयरप्लेन में बैठ के आप जा रहे हो वो, उसको आप देख सकते हो, उसको आप छू सकते हो, वो एक गुड है, ठीक है, वो एक टेंजिबल चीज है। लेकिन ये जो आपको सर्विस मिली कि आप एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहे हो, क्या आपको ये एयरलाइन सर्विस दिख रही है, ये एयरलाइन सर्विस आपको नहीं दिख रही है, यू आर ट्रैवलिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, लेकिन ये सर्विस है, ये आपको नहीं दिख रही, जो चीज आपको नहीं दिख रही है वो सर्विस होती है, बिकॉज यू कैन नॉट सी इट। लेकिन आप इसकी पेमेंट कर रहे हो, आप उस एरोप्लेन की पेमेंट नहीं कर रहे हो, एरोप्लेन को आप नहीं खरीद रहे हो, आप उस एरोप्लेन से जो इंटेंजिबल सर्विस प्रोवाइड हो रही है एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने की, आप उसकी पेमेंट कर रहे हो, उसके लिए टिकट आप परचेज कर रहे हो, ठीक है। आप जब, आपको अगर जरूरत है, आपको एंटरटेनमेंट है, आपको एंटरटेनमेंट चाहिए, आप गए एक मूवी थिएटर में आपने एक मूवी देखी, तो वहां पर क्या आप उस मूवी को परचेज कर रहे हो, या क्या आप उस हॉल की जो पूरा हॉल है वो आप परचेज कर रहे हो, नहीं, वहां पर आप टिकट पे कर रहे हो उस मूवी को देखने के लिए, आप उस मूवी को देख रहे हो, एंड यू आर पेइंग द टिकट फॉर द एंटरटेनमेंट सर्विस विच इज प्रोवाइडेड बाय दैट थिएटर। उस थिएटर से, उस मूवी हॉल से जो भी आपको सर्विस प्रोवाइड हो रही है आप उसकी पेमेंट कर रहे हो। स्कूल जब जाते हो आप, तो स्कूल में आप फीस किस लिए पे करते हो, स्कूल की आप फीस इसलिए पे करते हो, नॉट बिकॉज आप स्कूल को परचेज कर रहे हो, स्कूल को खरीद रहे हो, नहीं, आप ना ही उस ब्लैक बोर्ड को खरीद रहे हो, ना ही उन टेबल चेयर्स को खरीद रहे हो, इन सब चीजों को आप देख सकते हो, बट यू आर नॉट परचेजिंग दीज थिंग्स, यू आर नॉट पेइंग फॉर दीज थिंग्स, यू आर पेइंग फॉर द टीचिंग सर्विस विच इज प्रोवाइडेड बाय द टीचर। जो टीचर वहां आपको टीच कर रहे हैं, वो जो आपको नॉलेज दे रहे हैं, उस नॉलेज की आप पेमेंट कर रहे हो, एंड दैट नॉलेज इज नॉट अ गुड, यू कैन नॉट सी इट, इट इज एन इंटेंजिबल थिंग एंड इट्स अ सर्विस। तो ये आपका सर्विस होता है। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि जो भी बिजनेस होता है उसका ये सोशल ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि इट शुड प्रोवाइड सोशल और कम्युनिटी सर्विस। सोशल और कम्युनिटी सर्विस क्या होता है, सर्विस का मतलब यहाँ पे एक ऐसा टास्क की बात हो रही है जिससे कि यहाँ पर आप सर्व करो। सर्विस वर्ड कहाँ से आया, सर्विस वर्ड आपका आया है सर्व करने से, कुछ करने से, ठीक है, कुछ सर्व करने से। क्या होता है, जैसे कि आपका टाटा कंपनी है, टाटा कंपनी का ये ऑब्जेक्टिव है कि वो अपनी जितनी भी उनको इनकम मिलेगी, जितना भी उनका रेवेन्यू होगा, उसमें से एक पर्टिकुलर परसेंटेज, अब हम लोग को ये तो नहीं पता वो कितना उस पर स्पेंड करते हैं, पर पर्टिकुलर परसेंट उसका उनका जाता है इस सोशल और कम्युनिटी सर्विस के लिए।
ये जो सोशल और कम्युनिटी सर्विस है इसके लिए वो एक पर्टिकुलर परसेंटेज अपनी पूरी इनकम का स्पेंड करते हैं। टाटा का है कि फॉर एग्जाम्पल हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, सब एकदम दिस इज नॉट रियल थिंग, ठीक है, ये बट एक एग्जाम्पल की तरह लिया जा रहा है कि जो टाटा कंपनी है उन्होंने फॉर एग्जाम्पल डिसाइड करा कि जितने भी हमारी इनकम होगी उसका 5% हमें सोशल सर्विस में स्पेंड करना है, ठीक है। तो उन्होंने क्या करा, ये ऑब्जेक्टिव उन्होंने रखा, ये उनके बिजनेस का एक ऑब्जेक्टिव है कि 5% हमें स्पेंड करना है फॉर सोशल सर्विस। अब ये सोशल सर्विस कैसे कर सकते हैं, कई तरीके से कर सकते हैं। जो इनका 5% है, फॉर एग्जाम्पल इनका 5% हो गया 1 लाख रुपीज, ठीक है, इनका जो 5% निकला पूरी इनकी इनकम से वो 1 लाख रुपीज है। अब ये सोशल सर्विस कैसे कर सकते हैं, ये डिस्पेंसरीज बनवा सकते हैं, स्कूल्स बनवा सकते हैं, चैरिटी में दे सकते हैं, चैरिटी और डोनेशन, चैरिटी और डोनेशन, चैरिटी और डोनेशन कहाँ दे सकते हैं, एनजीओज में। एनजीओज क्या होते हैं, एनजीओज होते हैं नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस। नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस का क्या मतलब होता है, नॉन गवर्नमेंटल मतलब गवर्नमेंट नहीं चला रहा है, नॉर्मल जो पब्लिक है ना उन्होंने एक अपनी ऑर्गेनाइजेशन बना ली, इट इज अ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, और इनका काम है कि ये लोगों की हेल्प करेंगे। एनजीओ कई लोगों के लिए बनते हैं, एनजीओ विमेन के लिए बनते हैं, जिन जो अनाथ बच्चे होते हैं उनके लिए एनजीओ होते हैं, कई बार एनिमल्स के लिए भी एनजीओ होते हैं, ठीक है। तो हर ऐसे सर्विस के लिए, ऐसी चैरिटी के काम करने के लिए एनजीओ बनते हैं। तो इन एनजीओ के पास जनरली इनको जो डोनेशन मिलती है, जो रिच बिजनेसमैन है, जो रिच पीपल है, वो लोग जो इनको डोनेट करते हैं मनी, उसी से ये एनजीओ चलते हैं। तो जो बिजनेसमैन है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमारे सोसाइटी में एनजीओ बने हुए हैं जहां पर पैसों की जरूरत है और हमारे पास इतनी इनकम है, तो ये हमारी, और हम सोसाइटी से ही रिसोर्सेज लेकर यूज करें, जैसा आपको शुरू में बताया गया था। तो ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि उन एनजीओ को भी वो चैरिटी दे, वो डोनेट करे कुछ मनी, अपनी सोसाइटी में स्कूल्स बनवाए, ठीक है। अगर उनकी इतनी इनकम हो रही है तो वो स्कूल्स बनवा सकते हैं, वो क्लिनिक्स बनवा सकते हैं, डिस्पेंसरीज बनवा सकते हैं, हॉस्पिटल्स बनवा सकते हैं, बाकी ट्रीज लगवा सकते हैं। कई बार कई जो बिजनेसमैन होते हैं वो पूरा अपना उनका प्रोग्राम चलता है कि वो ट्रीज प्लांट करेंगे, करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, बिकॉज उनकी सोशल सर्विस है, उनको ये सोशल सर्विस या कम्युनिटी सर्विस प्रोवाइड करनी है, उनका ये ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि वो उस सोसाइटी के ही रिसोर्सेज को यूज करके अपना बिजनेस कर रहे हैं, जिससे उनको इतने इतने लाखों करोड़ों का प्रॉफिट हो रहा है, तो इसलिए उन्हें भी सोसाइटी के लिए काम करना चाहिए। तो ये आपका फोर्थ ऑब्जेक्टिव था, फोर्थ सोशल ऑब्जेक्टिव था, सोशल और कम्युनिटी सर्विस, जो कि एक बिजनेसमैन को अंडरटेक करना चाहिए। और यहाँ पर आपने सर्विस का कॉन्सेप्ट भी देख लिया है। अब क्या होगा कि ये आपके 4 सोशल ऑब्जेक्टिव्स हो गए। इसके बाद 5th ऑब्जेक्टिव आपका कहता है अवॉइडेंस ऑफ पोल्यूशन। अवॉइडेंस ऑफ पोल्यूशन, अवॉइडेंस ऑफ पोल्यूशन क्या कह रहा है, पोल्यूशन को अवॉइड करना है। पोल्यूशन क्या होता है, पोल्यूशन सिंपल सी बात है, जब भी हमारे एनवायरनमेंट में, एयर में, वाटर में, सॉइल में हार्मफुल चीजें, अनवांटेड प्रोडक्ट्स, हार्मफुल प्रोडक्ट्स आ जाए, उनकी क्वांटिटी बढ़ जाए, तो वो चीज पोल्यूटेड हो जाती है, ठीक है। एयर में अगर अनवांटेड गैसेस, हार्मफुल गैसेस भर जाए, एयर पोल्यूट होगी। वाटर में अनवांटेड मटेरियल्स, हार्मफुल सब्सटेंसेस, केमिकल्स मिक्स हो जाए तो वो पोल्यूटेड हो गया है। सॉइल में अगर हार्मफुल चीजें आ गई तो वो पोल्यूटेड हो गया है। ये हार्मफुल चीजें कहाँ से आ रही है, जनरली पोल्यूशन में इंडस्ट्रीज का बहुत बड़ा हाथ है। जो पोल्यूशन हो रहा है उसमें इंडस्ट्रीज एक बहुत बड़ा कॉज है इस बढ़ते पोल्यूशन का। देखो हुआ क्या था, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था बहुत पहले, 1900s में शायद इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था। इंडस्ट्रियलाइजेशन में क्या था, इंडस्ट्रियलाइजेशन के पहले जनरली सारा काम हाथ से होता था, मशीन्स का उतना ज्यादा यूज नहीं होता था। बट इंडस्ट्रियलाइजेशन जब एक पीरियड आया तो इस टाइम पे बहुत सारी नई मशीन्स बनी एंड फैक्ट्री सिस्टम आया। फैक्ट्री सिस्टम आया, फैक्ट्री सिस्टम का मतलब है जैसे आज का जो टाइम है, फैक्ट्रीज है, मशीन्स लगी है, उसमें काम हो रहा है।
तो जब ये इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ ना, तो इससे पोल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ गया। इससे पोल्यूशन कैसे बढ़ गया? देखो, इंडस्ट्रीज का जब प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन के बाद जब उनका फाइनल प्रोडक्ट तैयार हो जाता है ना, तो उसके बाद इनके पास भी वेस्ट बचता है। सिंपल सी बात है, आपने एक कार्ड बनाने का सोचा, एक पेपर लिया, आपने सारा डेकोरेशन का सामान लिया, आपने ग्रीटिंग कार्ड बना दिया। जब आप वो ग्रीटिंग कार्ड बना लेते हो तो उसके बाद आपके पास रफ चीजें बचती है, स्क्रैप बचता है, जो आपका वेस्ट होता है, और फिर आप उसको डस्टबिन में जाके फेंक आते हो। आपने यहाँ पर एक ग्रीटिंग कार्ड बनाया। इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज में कितना बड़ा बड़ा काम होता है, बड़ी बड़ी चीजों का प्रोडक्शन होता है, तो उनके पास भी वेस्ट मटेरियल बहुत ज्यादा बचता है। अब इंडस्ट्रीज ने क्या किया ना, इन इंडस्ट्रीज ने क्या किया, जो उनका वेस्ट बचा उस वेस्ट को उन्होंने कर दिया वाटर में डंप, रिवर्स में, ओशंस में जाकर उसको फेंक देते हैं। अब इससे क्या है, उस वाटर में वो हार्मफुल केमिकल जो इंडस्ट्री में यूज हुए हैं उनकी क्वांटिटी बढ़ गई, वाटर हो गया पोल्यूटेड। आपकी इंडस्ट्रीज में चिमनीज होती हैं, चिमनीज में से एकदम पोल्यूटेड गैसेस निकलती हैं, हार्मफुल गैसेस निकलती हैं, तो एयर पोल्यूट हो गई, हार्मफुल गैसेस निकल गई, एयर पोल्यूट हो गई। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि सिंस इंडस्ट्रियलाइजेशन का, इंडस्ट्रीज का, फैक्ट्री का इतना बड़ा हाथ है कि पोल्यूशन हो रहा है, तो बिजनेसमैन की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। अब देखो, अब धीरे धीरे लोग जागरूक होते हैं, तो उन्होंने बोला कि अब बिजनेसमैन की ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इस पोल्यूशन को अवॉइड करें। कैसे अवॉइड कर सकते हैं? भाई, आपका वेस्ट प्रोडक्ट है तो आप उसको रिवर वाटर में क्यों डंप कर रहे हो? आप उस वेस्ट को रिवर वाटर में मत डंप करो, आप नए तरीके ढूंढो जिससे वो पोल्यूशन आप कम कर सको। अगर आपकी चिमनीज में से एयर हार्मफुल गैसेस एमिट हो रही हैं, तो आप उसको भी कुछ ना कुछ करो, अवॉइड करो कि ऐसी चीजें ना हो। प्रोडक्शन जब आप कर रहे हो फैक्ट्री के अंदर, तो अगर कुछ हार्मफुल चीजें हो रही हैं, हमारे एनवायरनमेंट को जो हार्मफुल कर रही है, हार्म कर रही है, आप वो चीज कंट्रोल करो। बिजनेसमैन इसके लिए आज की जो नई नई टेक्नोलॉजीज हैं उनको यूज कर रहे हैं। ठीक है, नई टेक्नोलॉजीज आ चुकी हैं जो कि इन हार्मफुल चीजों को कन्वर्ट कर देती हैं, यूज कर देते हैं। ठीक है, इसको ऐसे वेस्ट में नहीं, वेस्ट की तरह नहीं फेंक, जैसे बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। तो इस तरीके से बोला गया है कि ये ऑब्जेक्टिव होना चाहिए बिजनेसमैन का। अगर वो बिजनेसमैन, चलो उनका ऑब्जेक्टिव है कि उनको टेबल्स प्रोड्यूस करनी है, या उनको पेन्स प्रोड्यूस करने हैं, या उन्हें टेस्टर्स प्रोड्यूस करने हैं, बट उनका ये ऑब्जेक्टिव भी होना चाहिए कि इस प्रोडक्शन के टाइम, प्रोडक्शन के बाद जो वेस्ट बच रहा है, उससे किसी भी तरह हमारे एनवायरनमेंट को पोल्यूशन नहीं होना चाहिए, उसको कंट्रोल करना चाहिए। तो दिस इज ऑल्सो सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ फॉर बिजनेसमैन जो बिजनेस कर रहे हैं। तो सोशल ऑब्जेक्टिव में इतना ही था, हमारे इतने ही पॉइंट्स थे। पहला आपका यही था कि सप्लाई ऑफ डिजायर्ड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, क्वालिटी सही होनी चाहिए। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस जैसे ब्लैक मार्केटिंग हो गई और आपका अडल्ट्रेशन हो गया, वो नहीं होनी चाहिए। एम्प्लॉयमेंट का जनरेशन करना चाहिए, सोशल सर्विस या कम्युनिटी सर्विस करनी चाहिए, और पोल्यूशन को जितना वो अवॉइड कर सकते हैं उतना अवॉइड करना चाहिए। तो दीज आर द सोशल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। 3 टाइप के होते हैं ऑब्जेक्टिव्स, इकोनॉमिक, सोशल एंड ह्यूमन। अब इसके बाद हम देखेंगे ह्यूमन और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, और ह्यूमन और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स क्यों लेने चाहिए। देखो, अब हमारा थर्ड टाइप का जो आ रहा है, ह्यूमन और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स। देखो, जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, उसके अंदर आपने देखा होगा रॉ मटेरियल यूज करके प्रोडक्ट बना रहे हैं। ठीक है, अगर हम टेबल की बात करें तो वुड को यूज करते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं। वुड आपका क्या है? एक नेचुरल रिसोर्स है। वुड आपका क्या है? एक नेचुरल रिसोर्स है ना। नेचुरल रिसोर्स है, आपने पढ़ा होगा नेचुरल रिसोर्सेज रिन्यूएबल होता है, नॉन रिन्यूएबल होता है। नेचुरल रिसोर्सेज क्या है? वुड हो गया, कोल हो गया, आयरन हो गया। ठीक है, ये सारी चीजें आपके क्या नेचुरल रिसोर्सेज है, जो हमें नेचर से मिले। जितने भी मिनरल्स होते हैं, मेटल्स जितने भी होते हैं, ये सारे नेचुरल रिसोर्सेज है। क्यों? क्योंकि नेचर हमें ये चीजें दे रही है। बिजनेसमैन क्या करता है? बिजनेसमैन इन्हीं नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करता है, फिर यहाँ पे पूरा प्रोसेस होता है, और पूरा प्रोसेस जब हो जाता है उसके बाद ये फाइनल गुड बनाता है, जिसको वो सेल करता है। सेल करने से उसको इनकम आती है, फिर वो देखता है कि उसको क्या प्रॉफिट हो रहा है, एंड बस खत्म। तो क्या कर रहा है ये? नेचुरल रिसोर्सेज को लेता है, प्रोडक्शन करता है, गुड बनाता है, उसको सेल करता है, लोग खरीदते हैं, लोग पैसे देते हैं, वो इनकम आती है, प्रॉफिट हो जाता है बिजनेसमैन को, अगर ढंग से उन्होंने सारे स्टेप्स करे।
अब क्या है, अब आप एक बात बताओ कि ये जो नेचुरल रिसोर्सेज आ रहा है इस बिजनेस के अंदर और फिर ये फाइनल गुड में कन्वर्ट हो रहा है, तो क्या बस नेचुरल रिसोर्सेज की जरूरत है एक बिजनेसमैन को प्रोडक्शन का काम करने के लिए या अपना बिजनेस करने के लिए? नहीं, नेचुरल रिसोर्सेज के साथ एक और रिसोर्स की जरूरत पड़ती है एंड दैट रिसोर्स इज नोन एज ह्यूमन रिसोर्स। दैट रिसोर्स इज नोन एज ह्यूमन रिसोर्स। अब आप बोलोगे ह्यूमन को रिसोर्स क्यों बोला गया? देखो, रिसोर्स का सिंपल सा मतलब है सोर्स। सोर्स जिससे आप कुछ यूज कर सकते हो, जिसको आप कुछ यूज करके कुछ नया बना सकते हो, वो एक रिसोर्स होता है। ह्यूमन बीइंग्स भी एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए, एक बिजनेस के लिए रिसोर्स होते हैं। क्यों? बिकॉज ह्यूमन बीइंग्स भी यहाँ पे प्रोडक्शन में लगकर एक फाइनल गुड को बनाते हैं। तो ये जो ह्यूमन रिसोर्स है, ये ह्यूमन फैक्टर है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बिजनेस है और इस बिजनेस ने नेचुरल रिसोर्सेज ले लिए, इसने वुड, कोल, आयरन, जो जो अपने प्रोडक्ट को बनाने के लिए चाहिए था सब मंगवा लिया, बिजनेसमैन ने सब मंगवा लिया। ये जो मिस्टर ए है, इन्होंने सब कुछ ले लिया है एंड अब वो प्रोडक्शन करके गुड को तभी बना पाएंगे जब एक ह्यूमन बीइंग प्रेजेंट होगा, एक ह्यूमन बीइंग होगा जो इन नेचुरल रिसोर्सेज को कन्वर्ट करेगा फाइनल गुड में। आपने वुड मंगवा ली कि आपको टेबल बनानी है, पर आपके पास एक कारपेंटर नहीं है जो कि उस वुड को टेबल में कन्वर्ट करेगा, तो आप उस वुड का क्या करोगे? Until and unless there is a human being जो उस नेचुरल रिसोर्स को कन्वर्ट करके फाइनल गुड बनाएगा, आपका बिजनेस आगे बढ़ ही नहीं सकता है। Until and unless there is a human being जो मशीन्स को यूज करके फाइनल गुड बनाएगा, आपका बिजनेस नहीं हो सकता है। जब तक एक ह्यूमन बीइंग आपके अकाउंट्स नहीं संभालेगा, आपके प्रोडक्शन का काम नहीं देखेगा, आपके ऑफिस का वर्क नहीं देखेगा, इवन जो बिजनेसमैन है, जब तक वो ह्यूमन बीइंग प्रेजेंट नहीं होगा, तब तक कोई भी ये बिजनेस का काम नहीं होगा और कोई भी ऐसी गुड या सर्विस नहीं बन पाएगी जिसकी जरूरत लोगों को है। तो ह्यूमन रिसोर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए और इसीलिए हर ऑर्गेनाइजेशन का ये ह्यूमन रिसोर्स कौन होते हैं? ये ह्यूमन रिसोर्स वही होते हैं जो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, एक बिजनेस के अंदर एम्प्लॉयज काम करते हैं। उन एम्प्लॉयज को ही हम ह्यूमन रिसोर्स बोलते हैं और इस एम्प्लॉयज के अंडर वो दोनों टाइप के एम्प्लॉयज इन्वॉल्व है, जो ऑफिस का वर्क करते हैं मतलब मेंटल वर्क करते हैं एंड जो फिजिकल वर्क करते हैं मतलब लेबर का काम करते हैं। तो फैक्ट्री वर्कर्स एंड ऑफिस वर्कर्स बोथ आर इंक्लूडेड इन द ह्यूमन रिसोर्सेज एंड इट इज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस। ये एक ऑब्जेक्टिव, ये एक एम, ये एक गोल होना चाहिए बिजनेस के लिए दैट दे हैव टू टेक केयर ऑफ देयर ह्यूमन रिसोर्सेज। उन्हें अपने एम्प्लॉयज का बहुत अच्छे से ध्यान रखना होगा। अब आप सोचोगे कि ये कैसे अपने एम्प्लॉयज का ध्यान रखेंगे, बिकॉज अगर एम्प्लॉयज नहीं होंगे, एम्प्लॉयज छोड़ के चले जाएंगे तो उनका बिजनेस चल ही नहीं पाएगा। ह्यूमन बीइंग की जरूरत होती है कोई भी आपका ये बिजनेस में काम करने के लिए। बिना ह्यूमन बीइंग के आप सारा नेचुरल रिसोर्स खरीद लो, खूब सारे पैसे हो, सारी मशीनें हो, पर अगर एक एम्प्लॉय नहीं है जो उस मशीन को यूज कर सकता है तो आपका बिजनेस नहीं हो पाएगा। तो ये ह्यूमन और इंडिविजुअल, इंडिविजुअल का भी यही मतलब है, मतलब जो इंडिविजुअली एम्प्लॉयज लगे हैं, ये आपका बिजनेस है एबीसी कंपनी, इसके ओनर है मिस्टर ए, इनके अंदर एम्प्लॉयज काम करते हैं एक्स वाई जेड, ठीक है, 3 एम्प्लॉयज लगे हैं। तो ये इनका है, ये इनका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि मेरे बिजनेस में जो ये एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, ये एम्प्लॉयज का इनको ध्यान रखना है। इन लोगों के प्रति भी इनकी कुछ ना कुछ ड्यूटीज हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव्स इनके होने चाहिए। क्या होने चाहिए? पहला हमारा कहता है कि उन्हें प्रोवाइड गुड वर्किंग कंडीशंस, गुड वर्किंग कंडीशंस। देखो, बिजनेस को ना, इन एम्प्लॉयज को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में रिटेन करके रखना है। इनके साथ अगर वो गलत करेंगे तो एम्प्लॉयज बिजनेस छोड़ के चले जाएंगे। अगर इन एम्प्लॉयज का ध्यान नहीं रखा जाएगा, उन्हें अच्छी वर्किंग कंडीशंस क्या है काम करने के लिए, जो उन्हें कंडीशंस की जरूरत है। अगर ऑफिस का वर्क कर रहे हैं तो उनके आसपास का एरिया हाइजीनिक होना चाहिए, ठीक है, उनके पास लाइट एंड फैंस की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। अगर कोई फैक्ट्री का वर्क कर रहा है तो वहां पर उसको किसी टाइप की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो ये चीजें देखने का काम किसका है? उस बिजनेसमैन का काम है जिसने इन्हें एम्प्लॉय करा है। अगर वो इन चीजों का ध्यान नहीं रखेगा, ऑफिस में गंदगी है एंड ऑफिस वर्कर से काम करवाया जा रहा है, तो एक ना एक दिन वो एम्प्लॉयज उसको छोड़ के चले जाएंगे, रिजाइन कर देंगे। जब एम्प्लॉयज चले जाएंगे तो बिजनेस बंद हो जाएगा, क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए उनको रिटेन करने के लिए क्या क्या ऑब्जेक्टिव होने चाहिए? पहला ये कि दे शुड बी प्रोवाइडेड विद गुड वर्किंग कंडीशंस, अच्छी वर्किंग कंडीशंस उन्हें प्रोवाइड करनी चाहिए। सेकंड इज सेइंग कि पेमेंट ऑफ कॉम्पिटिटिव एंड सैटिस्फैक्टरी वेजेस, पेमेंट करनी। अब पेमेंट की टाइम आ गया,
जब पेमेंट करना है ना तो बोल रहे हैं सैटिस्फैक्ट्री एंड कॉम्पिटिटिव। सैटिस्फैक्ट्री और कॉम्पिटिटिव पेमेंट करनी है किसकी? वेजेस एंड सैलरीज की। देखो वेजेस एंड सैलरीज का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अगर एक्स जो है फिजिकल वर्क कर रहा है एंड वाई और जेड मेंटल वर्क कर रहे हैं तो एक्स को जो है मिलेगी वेज एंड वाई को मिलेगी सैलरी, वाई एंड जेड को मिलेगी सैलरी। ये काम होगा। कह रहे हैं कि जब इनको पेमेंट करनी है वेजेस या सैलरीज के अकॉर्डिंग टू जो भी एम्प्लॉय जैसा भी काम कर रहा है तो वो सैटिस्फैक्ट्री और कॉम्पिटिटिव होनी चाहिए। सैटिस्फैक्ट्री का मतलब है कि जो एम्प्लॉयज है दे शुड बी सैटिस्फाइड कि हाँ भी हमने इतना काम करा है तो हमें इतनी सैलरी तो एटलीस्ट मिलनी चाहिए। अब उसने काम करा है कि उसको सैलरी 2000 मिले और आप उसको 500 दोगे तो एम्प्लॉय वहां से वो एम्प्लॉय जो है वो खुश नहीं होगा एंड फिर वो छोड़ के चला जाएगा। सिमिलरली जो कॉम्पिटिटिव है, कॉम्पिटिटिव का मतलब है कि जो बाकी ऑर्गेनाइजेशंस है ना ये तो इनका बिजनेस है, इसके अलावा केवल यही तो बिजनेस नहीं कर रहे हैं। अगर ये मान लीजिए इनका बिजनेस टेबल प्रोड्यूस करने का है, टेबल प्रोडक्शन का है तो उसके साथ और भी कई होंगे बिजनेस जो कि टेबल का प्रोडक्शन कर रहे होंगे। तो ये एम्प्लॉयज को चाहते हैं, ये एम्प्लॉयज चाहते हैं कि भाई उनको भी उनके भी एम्प्लॉयज को जितनी सैलरी मिल रही है, जितना वेज मिल रहा है काम करने का उस हिसाब से हमें भी मिलना चाहिए। अब इनको पता चला कि एक और ऑर्गेनाइजेशन, एक और कंपनी वहां पे सैलरी ज्यादा है, हमें तो कम मिल रही, तो क्या ये छोड़ के उधर ज्वाइन कर लेंगे जाके। ठीक है, तो ऐसा नहीं, इसमें सैटिस्फैक्टरी एंड कॉम्पिटिटिव इस टाइप की वेज एंड सैलरी प्रोवाइड करनी चाहिए। देन थर्ड पॉइंट इज सेइंग पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉय। पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट किसकी? एम्प्लॉय की करनी है। देखो एम्प्लॉय जो है जब किसी भी उसमें काम करता है, किसी भी कंपनी में काम करता है तो फिर उसको ये होता है कि वो हमेशा एक ही पोजीशन पे नहीं रहना चाहता है, बिकॉज काम करते करते उसको एक्सपीरियंस आता जाता है। तो वो एम्प्लॉय भी चाहता है कि उसको आगे प्रमोशन मिले, उसको ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज मिले। अगर वो आज क्लर्क की जॉब कर रहा है एंड उसके अंदर वो कैपेबिलिटीज है, वो एलिजिबल है कि वो मैनेजमेंट का काम भी देख सकता है, देन वो चाहेगा कि हाँ उसको अपॉर्चुनिटीज दे, वो बिजनेसमैन, वो ओनर दे कि हाँ भी आपको हम आपकी कैपेबिलिटीज के हिसाब से प्रमोट करेंगे। अगर नहीं होगा तो वो छोड़ के चला जाएगा, वो कहीं और उसको मिल जाएगी वो चीज। तो इसलिए पर्सनल ग्रोथ और डेवलपमेंट भी एम्प्लॉयज का उस बिजनेसमैन को करना चाहिए। ठीक है, तो यही कह रहा है कि इम्पार्टिंग ट्रेनिंग टू एम्प्लॉयज, ट्रेनिंग दो, एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग दो, एम्प्लॉयज की कैपेबिलिटीज जानो और उस हिसाब से उनको अपग्रेड करते जाओ। ठीक है, जैसे कि आप कोई भी इंसान एक पर्टिकुलर क्लास में नहीं रहना चाहता है। एक क्लास के बाद अगर आप अभी 5th क्लास में हो तो फिर उसके बाद आप चाहोगे कि अब हम चलो मेरी 5th क्लास खत्म हो गया, मुझे 6th में जाना है। अब आप 6th की भी आपको नॉलेज, आप 6th में जाने लायक हो, आपके नंबर हैं ऐसे कि आप 6th में जाओ एंड फिर भी आपको 5th में रखा जाएगा तो फिर क्या गलत हो रहा है? ठीक है, तो ऐसे इसमें भी है कि इनको उन एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग देनी चाहिए, उनकी कैपेबिलिटीज जाननी चाहिए और इस हिसाब से उनके करियर को ग्रोथ होने चाहिए। ठीक है, उनको ग्रोथ दे, उनके करियर में ग्रोथ होनी चाहिए। बिकॉज कोई भी इंसान काम करता है वो अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए काम करता है, एक जगह पे नहीं टिकना है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद कहते हैं पेयर रिकॉग्निशन एंड रिस्पेक्ट। देखो अब ये कहते हैं कि एम्प्लॉयज को ना डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व करो। डिसीजन मेकिंग क्या है? देखो डिसीजंस कौन बनाएगा? डिसीजन जनरली एक ऑर्गेनाइजेशन में जो मैनेजर होगा वो करेगा, वो डिसाइड करेगा कि फाइनल डिसीजन क्या है। तो कह रहे हैं कि अगर आप एक मैनेजर हो, आपके अंदर 10 एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, आपको डिसीजन लेना है तो आप उन एम्प्लॉयज को भी इन्वॉल्व करो, आप उनकी भी राय लो, तो उन एम्प्लॉयज को लगेगा कि हाँ दे आर बिलोंगिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन, वो ऑर्गेनाइजेशन उनकी भी है, उनको ये फील आएगा। वरना क्या है, आप डिसीजन सारे खुद से लोगे और फिर एम्प्लॉयज को इन्वॉल्व नहीं करोगे तो एम्प्लॉयज के मन में एक आएगा कि हमें तो इस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट समझा ही नहीं जाता है। ठीक है, तो ये चीज नहीं, डिसकनेक्शन नहीं होना चाहिए कि एम्प्लॉय का और उस ऑर्गेनाइजेशन का। डिसीजन मेकिंग में आप जो एम्प्लॉयज केपेबल हैं आप उनको इन्वॉल्व कर सकते हो, आप उनकी राय ले सकते हो, आपको करना चाहिए ऐसा, एक बिजनेसमैन को करना चाहिए ऐसा। बिकॉज इससे क्या है ना, एम्प्लॉयज का मोरल नहीं डाउन होगा, उनको लगेगा कि हाँ दे हैव अ प्लेस इन द ऑर्गेनाइजेशन, वो ऑर्गेनाइजेशन का बाहर का अपने आप को नहीं समझेंगे। ठीक है, तो एक इन्वायरमेंट ऐसा क्रिएट होगा जहाँ पे फिर, और देखो जैसे ही ये इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाएगा कि हाँ हमारी भी ऑर्गेनाइजेशन है तो एम्प्लॉयज भी उस ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ के लिए हार्ड वर्क करेंगे। ठीक है, तो ये डायरेक्टली रिजल्ट्स इसके मिलते जाएंगे। अगर आप एम्प्लॉयज के साथ अच्छा करोगे तो एम्प्लॉयज ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा करेंगे। ठीक है, क्योंकि ह्यूमन बींग्स होते हैं डायनेमिक, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है।
ह्यूमन बींग्स क्या होते हैं, डायनेमिक होते हैं। अब आप बोलो कि डायनेमिक क्या होता है। डायनेमिक मतलब आप नहीं बता सकते हो उनको क्या कब चीज कैसे फील हो जाए, वो उनका चीजें बदलती रहती है। आप क्लासरूम में हो, क्लासरूम में आपने सामने की टेबल को उठा के एकदम पीछे रख दिया जाके, वो टेबल को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्या वो टेबल रोने लगेगी, नहीं। लेकिन एक बच्चा अगर आगे बैठा हुआ है, टीचर ने उसको एकदम पीछे बैठा दिया बिना किसी वजह के, तो वो बच्चा उस चीज को लेके बैठ जाएगा, मे बी वो रोने लगे, ठीक है, मे बी वो टीचर से गुस्सा हो जाए, ठीक है, उसका सेल्फ मोरल डाउन हो सकता है। एक पर्टिकुलर इंसान से आपने काम करने को बोल दिया कि आप ये काम कर लो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसने काम कर दिया। लेकिन वही दूसरा इंसान आ गया, आपने उससे बोला कि ये काम कर दो, वो हो सकता है ऑफेंड हो जाए, बोले नहीं मैं ये काम क्यों करूं। तो ह्यूमन बींग्स डायनेमिक है, उनका नेचर आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो कौन कैसा बिहेव करेगा। आप टेबल हो गई, चेयर होगी, उसको आप कुछ भी इधर उधर कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। बट ह्यूमन बींग्स दे आर अफेक्टेड, इसलिए इन चीजों का ध्यान देना चाहिए। ये मशीन्स नहीं है कि आपने मशीन को पावर से कनेक्ट कर दिया, चला दिया, मशीन काम करेगी। दीज आर ह्यूमन बींग्स, ये एम्प्लॉयज हैं और इनका नेचर होता है डायनेमिक, आपको इनका ध्यान रखना है। तो ये बिजनेसमैन का ऑब्जेक्टिव है कि आप अपने एम्प्लॉयज का ध्यान रखो, उनको अच्छी वर्किंग कंडीशंस। तो मशीन को आप कहीं भी रख दोगे, मशीन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर वो अच्छी खासी मशीन है तो आप उसको चलाओगे तो वो चलने लगेगी, भले आप उसको बंद करके कहीं रख दो, चलेगी वो मशीन। बट ह्यूमन बींग को आपने आइसोलेट करके रख दिया है, फिर आप उससे बोलो काम करो, तो ह्यूमन बींग्स मशीन्स नहीं है। इसलिए ये चीजें ध्यान में देनी चाहिए, डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व करो। देन फिफ्थ पॉइंट इज सेम प्रोवाइडिंग स्पेशल बेनिफिट। अब देखो आपने देखा गवर्नमेंट जॉब्स जो होती है, गवर्नमेंट जॉब्स में जनरली हाउसिंग फैसिलिटी, मेडिकल फैसिलिटी दे दी जाती है, आपकी सैलरी पे वो इंक्लूड होता है। कई बार सैलरी में इंक्लूड करके दे देते हैं, कई बार अलग से दे देते हैं, ठीक है। कि अगर आप फॉर एग्जांपल जनरली जब दूसरी जगह पर आते हैं, लोगों का ट्रांसफर होता है, तो वहां पे उनको प्रोवाइड करे जाते हैं, पूरा क्वार्टर्स प्रोवाइड करे जाते हैं जहाँ पे वो रहते हैं। और अगर बहुत अच्छी पोस्ट की आप बात करो तो वहां पर वो मेडिकल फैसिलिटीज देते हैं, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज देते हैं, उसके अलाउंसेस वो पैसे देते रहते हैं। तो वो क्या है, वो अपने एम्प्लॉयज का ध्यान रख रहे हैं, अपने एम्प्लॉयज का ध्यान रख रहे हैं। तो इसमें भी ये बोला गया है कि अगर आप एम्प्लॉयज से चाहते हो, एक बिजनेसमैन चाहता है कि वो हमारे लिए काम करे, तो उन एम्प्लॉयज का ध्यान रखना भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपका एक बिजनेस ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। एंड सिंस सोसाइटी से रिलेटेड है, ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड है, सोशल ऑब्जेक्टिव के अंडर इसको लाया गया। इससे कोई इकोनॉमिक गेन नहीं होगा, इकोनॉमिक गेन नहीं हो रहा है बिजनेस को कि पैसा मिल रहा है, इससे कुछ नहीं मिल रहा है, लेकिन इससे भी एक गेन मिलेगा। इससे ये गेन मिल जाएगा कि वो एम्प्लॉइज ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्टेड समझेंगे अपने आप को और उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करेंगे। तो ये हमारा जो तीनों टाइप के ऑब्जेक्टिव्स थे वो कंप्लीट हो चुके हैं इसमें। अब हमारा जो टॉपिक है रोल ऑफ प्रॉफिट इन द बिजनेस, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि प्रॉफिट का क्या रोल होता है बिजनेस में, एक बिजनेस के अंदर प्रॉफिट्स कितने इंपॉर्टेंट है, प्रॉफिट से क्या फायदा होता है बिजनेस को, वो चीज हम डिटेल में देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आप लोग इतना से रिवाइज करो एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय।